हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और दोस्तों, इस कोरोना महामारी के दौर में उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे और इस महामारी की गंभीरता को समझते हुए अपने को, स्वयं को भी और अपने परिवारजनों को भी इस प्रकार से मेंटेन कर रहे होंगे कि कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और कोई भी फिजूल में भीड़ भाड़ के अंदर ना जाए, ताकि ये कोरोना जैसी महामारी आपके घर में ना पहुंचे। आप बाहर जाओगे तो कोरोना अंदर आएगा, आप अंदर रहोगे तो कोरोना बाहर ही रहेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। लोग समझ रहे बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी डेंजर है। अरे यार, सोचो कितना सा आसान सा उपाय है। आपको घर में रहना है, बाहर नहीं जाना। घर में आपके पास परिवार है, टीवी है ना, मनोरंजन के साधन है। अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ बैठ के टाइम निकालिए। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, बीमारी अंदर नहीं आएगी। बहुत इजी सा तरीका है इससे बचने का, है ना। अब अगर आप बाहर जाओगे, वो इजी सा तरीका भी आप पूरा नहीं कर पाओगे तो भैया फिर तो कोई इलाज नहीं है। आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ही खास, बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक है, जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और बहुत कम लोग पढ़ते हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम ये हम पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संयोग के नियम। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल कंपोजिशन होता है, तो ये अभिक्रियाएं भी कुछ नियमों को फॉलो करती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन रिएक्शंस में जो होता है उनको देखकर हमने कुछ नियम बना दिए, हमने उनको ऑब्जर्व किया और उनमें जो कॉमन चीज़ हमें लगी उनको हमने रूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उनको हमने अलग अलग नियमों में बांट दिया। तो रासायनिक संयोग के नियम जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनमें बहुत सारे नियम हम पढ़ने को मिलेंगे हमें, और हम 4 से 5 नियमों को पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहला, सबसे बेसिक नियम जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, पहला नियम जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1 सेकेंड, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोस्तों, ये नियम मैं कई बार क्लासरूम में डिस्कस कर चुका हूं। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? मास कंजर्वेशन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आज की डेट में सब जगह वैलिड नहीं है। कभी ये सब जगह वैलिड था, लेकिन आज की डेट में ये सब जगह वैलिड नहीं है, केवल केमिकल रिएक्शंस में ही वैलिड है। चलिए देख लीजिए, इसका हम थोड़ा तोड़ निकालते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला और खास क्वेश्चन तो यही बन जाता है, लेवोशियर। और लेवोशियर ने ये नियम दिया सन 1774 में। कब दिया बताइए? सन 1774 में। इन्होंने बोला कि अगर कोई बंद चेंबर है, किसी बंद कक्ष में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मास इज कंजर्व्ड, मास रिमेन्स टोटली कंजर्व्ड इन अ क्लोज चेंबर। कोई क्लोज चेंबर होगा, इसमें किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्लोज चेंबर में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, और यह बात तो 100% वैलिड है। अगर किसी बंद कक्ष में कोई रिएक्शन हो रही है, अब याद कीजिए, मैंने आपको जब फिजिकल केमिकल चेंजेस पढ़ाए थे, जब भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ाए थे, तो एक बात मैंने बोली थी, क्या? कि किसी बंद कक्ष में कोई पदार्थ रखा हुआ है, उसमें फिजिकल चेंज भी हो गया, उसमें केमिकल चेंज भी हो गया, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होगी, वो गुणधर्म जो बदलेगा नहीं, वो कौन सा है? तो द्रव्यमान है। अगर चेंबर बंद है तो बंद चेंबर के अंदर द्रव्यमान में कभी भी चेंज नहीं आ सकता, कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता। कंडीशन चेंज हो जाए, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये स्टेज चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, आपका डेंसिटी, घनत्व चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा इफ द चेंबर इज क्लोज्ड। इसके अलावा एक और बात, जो लेवोशियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, इसका स्टेटमेंट का क्या था? इसका स्टेटमेंट वही था जो आज ऊर्जा संरक्षण का है, कि द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव है।
केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव है। ये किसकी बात थी बताइए? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का स्टेटमेंट था कि मास can't be destroyed, can't be produced, it only can be converted from one form to another form। क्लियर? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप इसे क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ये स्टेटमेंट था, लेकिन ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया। और इसको गलत साबित किसने किया? इसको गलत प्रूव किया था, इसको गलत प्रूव किया था आइंस्टाइन ने। जब आइंस्टाइन ने कौन सा नियम दे डाला? E बराबर mc², कि भैया मास को आप एनर्जी में और एनर्जी को मास में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो आप क्या कर रहे हो, जो आप बायोमास से, जो आप कचरे से, ठीक है, और जो आप न्यूक्लियर एनर्जी से, नाभिकीय ऊर्जा से जो आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हो, वो इसी सिद्धांत के आधार पर चलती है। भाई लकड़ी को जलाकर आपने ऊर्जा प्राप्त कर ली, उससे आप कार्य कर रहे हो, ठीक है। बायोमास जो जैविक पदार्थ है उनको जलाकर आपने ऊष्मा प्राप्त कर ली, एनर्जी प्राप्त कर ली, उससे आप वर्क कर रहे हो। और न्यूक्लियर एनर्जी आपने नाभिकों को जोड़ा तोड़ा, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, उसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या होता है नाभिकीय विखंडन में? क्या होता है, जब कोई बड़ा नाभिक टूटकर छोटे नाभिक बनाता है तो कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है, कुछ द्रव्यमान का लॉस होता है। और वो लॉस नहीं होता, वो जो लॉस्ट द्रव्यमान है, वो जो लॉस्ट मास है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। किस फॉर्म के द्वारा? किस फॉर्मूले के द्वारा? E बराबर mc²। जब छोटे नाभिक जुड़ते हैं, बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो भी मास का लॉस होता है, तो भी द्रव्यमान की क्षति होती है। और तब द्रव्यमान की जो क्षति है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा में। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सब जगह वैलिड नहीं है, क्योंकि आइंस्टीन ने जो नियम दिया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान हम मास को कंजर्व मानकर चलते हैं, और बंद कक्ष के अंदर तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, कुल द्रव्यमान अनचेंज रहेगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो नियम है ये केमिकल रिएक्शंस पर हम लोग वैलिड करते हैं, और इसी के द्वारा हम रिएक्शंस को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इसी के द्वारा हम अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं, दोनों तरफ एटम्स को बराबर करते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि मास क्या है? कंजर्व है। इधर मास और इधर मास, क्रियाकारक साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, उत्पाद की तरफ, दोनों की तरफ प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लेवोशियर ने दिया है। ना तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक द्रव्यमान के रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जो है, इसका कहीं ना कहीं अपवाद है, जो आइंस्टीन ने रख दिया कि द्रव्यमान को आप द्रव्यमान में परिवर्तित करो, ये जरूरी नहीं है, द्रव्यमान को एनर्जी में भी चेंज किया जा सकता है। E बराबर mc² के द्वारा। और बायोमास से एनर्जी प्राप्त करना, कचरे से एनर्जी प्राप्त करना, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विखंडन और संलयन से नाभिकों को जोड़कर तोड़कर एनर्जी प्राप्त करना जो है, वो इसी प्रिंसिपल के बेस पर आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है? स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी जो आप पढ़ रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा जो आप पढ़ रहे हैं, वो विशेष रूप से आइंस्टीन की ही देन है, जिस प्रक्रिया के द्वारा आज आप जो रक्षा कार्यक्रम है उसके अंदर तरह तरह की मिसाइल्स, तरह तरह के परमाणु अणुबम बना रहे हो, अस्त्र शस्त्र, नाभिकीय अस्त्र शस्त्र आप बना पा रहे हो। ये किसकी देन है बताइए? आइंस्टाइन की देन है। ठीक है? लेकिन जो स्टेटमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है वो क्या है कि किसी बंद कक्ष में द्रव्यमान अनचेंज रहेगा, और ये बात बिल्कुल अनएक्सेप्शनल है, इस बात का कोई भी अपवाद नहीं है, एकदम क्लियर कट करेक्ट है। क्लियर? अब रिएक्शन के दौरान जब हम बैलेंस करते हैं तो वही है बैलेंसिंग की। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया H2 + N2 बना क्या दी बताइए? 2NH3, या फिर 2 को हटा दीजिए, क्या बन गया? NH3। अब आप देखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षित है क्या? आपको पता है कि द्रव्यमान संरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि लेवोशियर ने नियम दिया है और ये नियम सही है, इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं कि भाई जरूरी है इधर जितने n होंगे उधर भी इतने ही n होंगे। क्यों? क्योंकि मास इज कंजर्व्ड है, मास संरक्षित है। क्लियर? तो यहां पे 2n है, लेकिन यहां पे 1 ही है, तो हमने 2 लगाया, बैलेंस कर दिया। क्लियर? अच्छा, हाइड्रोजन इधर 3 दूना 6 हो गए, इधर 2 ही है तो इधर 3 लगा दिया, हो गए 6। क्लियर? तो बैलेंस कर दिया। ये हमने बैलेंस क्यों किया है? क्योंकि हमें इस बात का पता है कि सभी रिएक्शंस में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मास कंजर्व रहता है, हमें ये पता है। और इस पता होने की वजह से ही हमने इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, जिससे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो है
वो नंबर ऑफ एटम्स सारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ आपने मान लीजिए बैलेंस करना है ये वाली रिएक्शन CO2 प्लस H2O, क्लियर, ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, भोजन बन गया, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस बन गई। ये कौन सी रिएक्शन है बताइए? ये हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ये हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। अब आपने गौर करके देखा कि सर कार्बन इधर 1 है, इधर कार्बन 6 है, तो क्या करें, यहां 6 लगा दिया, बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 12 है, क्या करें सर, 6 लगा देंगे, 12 हो जाएगा, बैलेंस। ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 6 18 हो गए, यहां ऑक्सीजन 6 हैं, अब इनको क्या करना है, 12 करना है, क्योंकि 12 6 18, तो ये लगा दिया, ये लो साहब बैलेंस। तो बैलेंस क्यों किया? ताकि दोनों तरफ मामला बराबर हो जाए, इधर कार्बन 6 तो इधर भी कार्बन 6, इधर हाइड्रोजन 12 तो इधर भी हाइड्रोजन 12, इधर ऑक्सीजन 18 तो इधर भी ऑक्सीजन 18, ये बैलेंस है। क्लियर? बैलेंस किस नियम के द्वारा करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा बैलेंस करते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये पहला हमने नियम समझा है, हमें नियमों को समझना है और फिर इनके एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें दिमाग में बिठाना है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम समझिएगा, बड़ा प्यारा सा नियम है, 5 नियम है छोटे छोटे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम जो है ये प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया है? प्राउस्ट। और आई थिंक सो ये आपको प्रोवाइड किया गया 1799 में। स्थिर अनुपात का नियम, इसका मतलब क्या है? स्थिर अनुपात का नियम है कि जब दो या अधिक तत्व आपस में क्रिया करके, दो या अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। आपस में क्रिया करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं। दो या अधिक तत्व आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? कोई यौगिक बनाते हैं। तो इस यौगिक की सभी मात्राओं में घटक तत्वों का अनुपात समान रहेगा। जो आपके जो कंपोनेंट एलिमेंट है उनका अनुपात क्या रहेगा? समान। एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा इस बात को। ये कह रहा है कि व्हेन 2 or more elements react with each other and form a compound, ठीक है। तो ये कह रहा है जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करी और क्या बना दिया? जल बना दिया, वाटर। अब इसके अंदर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। अनुपात कितना आया? 1:8। मतलब जल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 है। अब अगर दोस्तों जल 1 लीटर होगा तो इस 1 लीटर का अनुपात भी वही रहेगा। 1 लीटर के अंदर भी 1:8 रहेगा। ये अगर 5 लीटर होगा जल तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा? 1:8 आएगा। और ये 100 लीटर हो जाएगा तो भी अनुपात यही आएगा। मतलब कि अगर जल कहीं पर भी है और कितना भी है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 क्या रहने वाला है? 8 रहने वाला है। यानी कि इस चीज को आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले तत्वों का अनुपात सदैव 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 कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनता है, ठीक है, और इन तत्वों का अनुपात सदैव क्या रहेगा बताइए? सीमित रहेगा। या फिर कह सकते हैं किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं जो कभी भी बदलता नहीं है। इसे निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन का नियम कहते हैं। जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया आपके पास, अमोनिया 14 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3। अब अमोनिया 17 ग्राम अगर होगी आपके पास तो 17 ग्राम में से 14 ग्राम आपके पास क्या होगा? नाइट्रोजन, और 3 ग्राम आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन। क्लियर? अगर 34 ग्राम होगी
अगर 34 ग्राम होगी तो 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन होगा और 6 ग्राम आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इनका अनुपात जब काटोगे तो 17:3 ही, 14:3 ही आने वाला। ये अनुपात कभी बदलेगा नहीं। बोलो बच्चों, बात दिमाग में क्लियर हुई कि किसी भी तत्व में, जो किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। और ये कंपाउंड की परिभाषा भी है, ये यौगिक की परिभाषा भी है कि यौगिक में घटकों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यौगिक में कंपोनेंट्स का जो रेशो है वो सदैव क्या रहता है, बताइए, फिक्स रहता है। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का नियम कहता है आपसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम जो है ये जॉन डाल्टन का है। जॉन डाल्टन 1804, जॉन डाल्टन ने 1804 में नियम आपको प्रोवाइड किया। क्लियर? क्लियर? अब देखिए, दो तत्व हैं ए और बी, ये आपस में क्रिया करके बहुत से यौगिक बनाते हैं, बहुत से यौगिक बनाते हैं। क्लियर? लेकिन ए की जो मात्रा है वो निश्चित है, ए की मात्रा निश्चित है और बी की मात्रा अलग अलग है। समझिएगा भाई, समझिएगा कि दो तत्व, डेफिनेशन सुनिएगा, दो एलिमेंट हैं ए और बी, आपस में रिएक्शन करके बहुत सारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मैनी कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड अलग अलग कब बन रहे हैं कि ए की मात्रा तो फिक्स है लेकिन बी की मात्रा चेंज हो रही है बार बार। क्लियर? तो दोस्तों जो बी की सभी मात्राएं होंगी, बी की जो सभी मात्राएं होंगी वो सरल अनुपात में होंगी, वो एक सिंपल रेशो में होंगी, सरल अनुपात में होंगी, वो एक सिंपल रेशो के अंदर होने वाली है। यानी कि लैंग्वेज सुनिएगा, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके बहुत सारे यौगिक बना रहे हो, एक तत्व की मात्रा निश्चित हो और वो एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से क्रिया कर रही हो, तो जो अलग अलग मात्राएं हैं वो आपस में, जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं वो आपस में एक सिंपल प्रोपोर्शन में होंगी। जैसे 2NO। क्लियर है ना? आपका कंपाउंड क्या बन रहा है, वन सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिएगा, जैसे आपके पास है सबसे पहला N2O, इसके बाद 2NO। क्लियर? इसके बाद आपका N2O3, इसके बाद N2O4, N2O5। क्लियर? इस तरह से, है ना? बोलो, बात समझ में आ गई? N2O आ गया, 2NO आ गया, ठीक है, N2O3 आ गया, N2O4 आ गया। अब देखिए N2, तो दोस्तों A तो फिक्स है, N2 कितना हो गया, 28 ग्राम। क्लियर? तो बताइए N2 के अंदर 28, ऑक्सीजन का कितना है N2O में, 16। अच्छा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो N2 का तो वही आ गया कितना, 28, ऑक्सीजन का कितना आ गया, 32। N2O3 के अंदर देखिएगा, N2 तो वही 28 है लेकिन ऑक्सीजन का 3 है तो कितना हो गया, 48। N2O4 में N2 तो वही 28 है लेकिन ऑक्सीजन कितना आ गया, 64। और N2O5 में N2 तो वही 28 है लेकिन ऑक्सीजन कितना आ गया, बताइए, 80। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन की विभिन्न मात्राएं हैं ये कौन से अनुपात में, बताइए, ये 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 में है। गौर कर लीजिए। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दो तत्व आपस में क्रिया करके अनेक प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। तो एक तत्व की, यदि एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ क्रिया कर रही है तो जो भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, जो डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं, उन सब में भी एक सरल अनुपात होगा, उन सब में भी एक सिंपल प्रोपोर्शन होगा। देखिए, नाइट्रोजन की एक फिक्स मात्रा है, ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा के साथ कंपाउंड करके, क्रिया करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। तो हमने पाया कि इन कंपाउंड्स के अंदर जो दूसरा पदार्थ की बदलती बदलती अवस्थाएं ली हैं आपने, वो सब भी एक सरल अनुपात में है। 1 2 3 4 5 देख लीजिए, 16, 32, 48, 64 और 80। बोलिए, कोई दिक्कत आई क्या? तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। ये किसने दिया? डाल्टन ने, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नियम नंबर 4, 5 नियम है, चौथा नियम सिंपल सा, ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है इसको बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको समझने में थोड़ी सी जटिलता आपको होगी, लेकिन मैं फिर समझा दूंगा आपको प्रॉपरली, देखिएगा। क्लियर? देखिए, दो भिन्न भिन्न तत्व, दो भिन्न प्रकार के तत्व किसी तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ, तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ द्रव्यमानों के जिस अनुपात में क्रिया करते हैं, द्रव्यमानों के जिस अनुपात में क्रिया करते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं ही चेंज करता हूं, 1 सेकेंड। किसी तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ क्रिया करते हैं, हम ये लिखेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल से बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा दूंगा। किसी तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, और इन दोनों तत्वों की मात्राओं का अनुपात, दोनों तत्वों की मात्राओं का अनुपात x अनुपात y प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? x अनुपात y प्राप्त होता है। तो जब ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करेंगे, जब ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात, तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात x अनुपात y या इसके गुणज के रूप में होगा, इसके मल्टीपल के फॉर्म में होगा। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये होगा। देखिए, अभी मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्लियर? ओके, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं लेते हम, हाइड्रोजन और कार्बन ले रहे हैं। अरे यार 1 सेकेंड यार, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ये किससे क्रिया कर रहे हैं? तीसरे तत्व हाइड्रोजन से। क्लियर? हाइड्रोजन से क्रिया करके कार्बन ने बनाया मेथेन और हाइड्रोजन ने बनाया क्या? H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन की मात्रा हमें समान लेनी है, कार्बन और ऑक्सीजन हम काम में ले रहे हैं, ये तत्व हम काम में ले रहे हैं। दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ क्रिया करेंगे। जैसे कार्बन यहाँ पे 4 ग्राम आया, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 आया, तो कार्बन यहाँ पे 2 है, इसको 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया बताइए? ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 16 दूना 32। क्लियर? तो हाइड्रोजन हो गया 4, इधर क्या हुआ? हाइड्रोजन हुआ 4 और कार्बन हुआ 12। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा कि कार्बन के 12 ग्राम में हाइड्रोजन के 4 ग्राम से क्रिया की और ऑक्सीजन के 32 ग्राम ने भी हाइड्रोजन के 4 ग्राम से क्रिया की, मतलब समान मात्रा वाले तीसरे तत्व से क्रिया की है। तो इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या आ रहा है? कार्बन अनुपात ऑक्सीजन क्या आ रहा है बताइए? कार्बन अनुपात ऑक्सीजन आ रहा है 12 अनुपात 32। 12 अनुपात 32 का मतलब 3 अनुपात 8। क्लियर? बोलो बात सही है? तो जब ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो दोस्तों इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी अनुपात देखिए 12 अनुपात 32 ही रहने वाला है, यानी वही 3 अनुपात 8 आपका उत्तर आ रहा है। समझ में आई बात? तो जब दो तत्वों की अलग अलग मात्राएं किसी तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ क्रिया करती हैं, तो इन दोनों तत्वों की मात्राओं का जो अनुपात प्राप्त होता है, ये अनुपात आपको दोबारा देखने को मिलेगा। कहां? जब ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करेंगे, वहां पर ये आपको क्या करने को मिलेगा? देखने को मिलेगा। या फिर अब ये दोनों तत्व मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं,
ये रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अच्छा ये तो ऑक्साइड ऑक्सीजन -2 वाला है, ये ऑक्सीजन भी -2 वाला लेना पड़ेगा, या मोनोऑक्साइड में -1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर मारेंगे। क्यों मारे हम इग्नोर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वही काम में लेनी है जिस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये डाइऑक्साइड वाला है, क्लियर। H2O इसको डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, तो डाइऑक्साइड वाला है ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला काम में लेंगे, ठीक है। तो वही अनुपात आपको प्राप्त हो रहा है जो अनुपात आपने पहले देखा, क्लियर। अब जैसे अब हम लोग ये नियम पढ़ चुके, अब इस नियम के बाद हमारे पास अगला नियम जो है वो लास्ट नियम है, ठीक है। और लास्ट नियम है गैलुसेक का आयतन नियम 1808, ठीक है। गैलुसेक का आयतन नियम, गैलुसेक का आयतन नियम 1808, क्लियर। ये रूल नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। गैलुसेक का आयतन नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें क्रिया करती हैं तो उनका आयतन सरल अनुपात में होता है, उनका वॉल्यूम सिंपल प्रोपोर्शन में होता है, उनका आयतन सरल अनुपात में होता है। अब ये बताता हूं मैं सिंपल ये कंसेप्ट क्या है। देखिए कंसेप्ट ये है कि जैसे H2 + Cl2 = 2HCl, क्लियर। अब ये दो गैसों ने क्रिया की, बताओ ये गैस हो गई, ये गैस हो गई, ठीक है। तो ये आपकी 1 मोल गैस है, ये भी 1 मोल गैस है। आपको पता है 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर कितना होता है, बताइए 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये 1 मोल और ये भी 1 मोल, और 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है, समान होता है 22.4 लीटर। इसी वजह से तो हो रहा है। अब जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, N2 + 3H2 = 2NH3। तो देखिए ये कितना मोल, 1 मोल, ये कितना मोल, 3 मोल, ये कितना मोल, 2 मोल। अब बताओ मोल की वैल्यू तो 22.4 लीटर है, ठीक है। तो ये कितना लीटर हुआ, 22.4 लीटर। ये कितना हुआ, 22 दिया 67.2 लीटर, क्लियर। ये कितना हुआ, 44.4 लीटर। अब इसका भी अनुपात निकालो, अनुपात वही आएगा 1:3:2। ये प्रॉब्लम किस वजह से है, ये नियम किस वजह से है, क्यों? क्योंकि मोल की वैल्यू अमोनिया के लिए भी 22.4 है, हाइड्रोजन के लिए भी 22.4 है, और नाइट्रोजन के लिए भी 22.4 है। अब दोस्तों ये रिएक्शन के आगे जो मोल होंगे वो दशमलव में तो होते नहीं है, वो कंप्लीट मोल होते हैं। तो इसके आगे 1, इसके आगे 3, इसके आगे 2, तो अनुपात तो सरल अनुपात ही आना है यार। अरे अनुपात तो सिंपल ही आना है यार। अरे बोलो 2SO2 + O2 = 2SO3। अब ये मोल आगे लिखा हुआ है, ये 2 मोल, ये 1 मोल और ये 2 मोल। अब पीछे मोल की वैल्यू तो बराबर है भाई, आयतन समान होते हैं, द्रव्यमान समान नहीं होगा, द्रव्यमान समान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कुछ है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कुछ है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान कुछ है, क्लियर। तो द्रव्यमान अलग होने की वजह से उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यहां वैल्यू कुछ आएगी, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ये कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ वैल्यू अलग आएगी। लेकिन वॉल्यूम जो है 1 मोल का तीनों जगह सेम है। द्रव्यमान 1 मोल का अणुभार या परमाणु भार से प्राप्त होता है। अलग अलग अणु का, अलग अलग कंपाउंड का, अलग अलग एटम का जो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट है वो अलग अलग आता है। लेकिन 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो सब गैसों के लिए सेम है, 22.4 लीटर। इसलिए आयतन हमेशा सरल अनुपात में प्राप्त होता है। ये गैलुसेक का आयतन नियम था। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में हमने इन 5 नियमों को समझा विद एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। बहुत ही छोटा सा एक माइक्रो सेशन जिसमें आपको रासायनिक संयोग के केमिकल कंपोजिशन के जितने भी रूल्स हैं उनको मैंने विद एग्जाम्पल कब दिया, किसने दिया और क्या बताया, विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। आगे बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों करेंगे। सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आगे बात नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।